कि हजारों उलझने राहों में और कोशिशे बेहिसार, हजारों उलझने राहों में और कोशिशे बेहिसार, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले CET 2022 जो कि ग्रेजुएशन लेवल का था, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप उससे रूबरू होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार उससे अवगत कराना चाहता हूँ। इसका रीज़न आप सभी को अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे CET 2022 उस पर हम संपूर्ण प्रकार से चर्चा करेंगे कि कितनी बार इसकी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी आपको, इसके लिए कितने मिनिमम मार्क चाहिए, क्या ये एग्ज़ाम बार बार देनी होगी या सिर्फ एक बार ही लगेगी। तो इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं CET 2022 के बारे में। आइए समझते हैं CET 2022 जो कि स्नातक स्तर का है। देखिए, ये नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया जाता है। तो अब समझेंगे हम CET 2022 और इसमें हम क्या क्या टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि CET क्या है, इसके आवेदन करने की तिथि, परीक्षा की तिथि, कितने रुपए इसकी फ़ीस रखी गई है फॉर्म की, एग्ज़ाम और सिलेबस क्या क्या होने वाला है, कब इसकी एग्ज़ाम लगने वाली है, और मतलब ये जो CET एग्ज़ाम की जो मतलब वैलिडिटी है वो कितनी रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर होगी और इसमें एज क्या होगी। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि जो CET है इसके बारे में। तो CET क्या है, इसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, अर्थात समान पात्रता परीक्षा। देखिए, समान पात्रता परीक्षा क्या होती है, मतलब ये जो एग्ज़ाम है ये सभी के लिए समान होने वाली है और ये ग्रेजुएशन स्तर की होने वाली है। आप ये समझिए, इस परीक्षा को क्यों लागू किया गया है। आप जब भी, जैसे अब 2022 तक तो आपने किसी भी वैकेंसी का फॉर्म भर लिया था, लेकिन 2022 के बाद जो भी वैकेंसी निकलेंगी ग्रेजुएशन लेवल की, जैसे पटवारी की निकली, ग्राम विकास अधिकारी की, सेकंड ग्रेड की, इन सारे वैकेंसियों के यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस एग्ज़ाम में पास होना होगा, उसके बाद ही आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अब समझते पहले CET को। तो समान पात्रता परीक्षा, तो देखिए समान पात्रता परीक्षा जो है ये मतलब एक नॉर्मल टेस्ट की तरह है। जैसे आप सोचिए, जब आप क्लास 10th में थे तो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम लगी होगी, तो सबसे जो मुख्य एग्ज़ाम थी क्लास 10th की वो कौन सी थी, बोर्ड की एग्ज़ाम। लेकिन उससे पहले आपकी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी लगी होगी जो कि नॉर्मल तरीके से थी, उन्हीं के आधार पर सेलेक्ट किया जाता था और आपके 17 अंक भेजे जाते थे बोर्ड एग्जाम में। तो अपनी मेन एग्जाम कौन सी है, बोर्ड एग्जाम। इसी प्रकार हमारी जो मेन एग्जाम है वो तो है हमारी जैसे पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये सारी, लेकिन उससे पहले हमको ये एग्ज़ाम देनी होगी और इसको हमें क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करी तो आप ना तो पटवारी का फॉर्म भर सकते हो, ना ग्रेजुएशन लेवल की कोई वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर सकते। तो पहले समझते हैं फिर इसके लिए क्या वैलिडिटी है इसकी, कितनी मतलब मिनिमम मार्क कितने चाहिए पास होने के लिए। तो देखिए, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी CET जो है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, यानी हर साल आपको ये एग्ज़ाम देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दे लिया, इसको देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल ही होगी, इसके बाद दूसरे साल आपको फिर से इसकी एग्ज़ाम देनी होगी, उसमें पास होना होगा, उसके बाद इसकी वैकेंसी में फॉर्म लगा पाएंगे आप। और इस एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकते हैं, इसे हम कितनी भी बार दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, मतलब हर साल आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसी एग्ज़ाम के आधार पर जो आपकी जो मुख्य एग्ज़ाम होगी उसमें आपको बैठाया जाएगा कि इसमें आपके कितने नंबर आए हैं। उसी के आधार पर जब भी वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें कहा जाएगा कि यदि किसी के CET में 50% मार्क है तो वो वाले सारे फॉर्म भर सकते हैं, उससे कम होंगे वो नहीं होंगे। तो कितने मार्क चाहिएंगे इसमें, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इसकी ये जो एग्ज़ाम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि एग्ज़ाम में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे तो उनकी एग्ज़ाम एक दिन तो कराई नहीं सकती, यानी एक से अधिक चरणों में होगी। और यदि एग्ज़ाम एक से अधिक चरणों में कराई गई तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। तो ये भी इसमें भी इसका जो कारण है वो ये है कि आपने नेगेटिव कितना किया था, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन यदि आपने ज़्यादा नेगेटिव कर दिया इसके अंदर भी तो आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, इसलिए इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको याद रखना है। और यदि 100 से अधिक चरणों में हुई है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब देखिए, मुख्य एग्जाम के लिए इस एग्ज़ाम में न्यूनतम कितने अंक चाहिए कि हम मुख्य एग्जाम का फॉर्म भर सके, उसमें बैठ सके। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मुख्य एग्जाम में इसमें से 15 गुना पास किए जाएंगे। आप एग्जाम्पल ऐसे समझिए
जैसे किसी एक विद्यार्थी के इसमें 50% मार्क आए और यदि उसको किसी का फॉर्म भरना है और उसकी वैकेंसी आए 1000, तो उसमें कहा जाएगा कि 1000 जो वैकेंसी है इनमें वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनके 50% से अधिक मार्क आए। तो इसका मतलब ये सारे विद्यार्थी भर सकते हैं। लेकिन यदि इससे कम किसी के रह गए, जैसे 40% या 47%, तो ये सारे तो इसमें फॉर्म भर ही नहीं सकते। अब दूसरी तरफ देखें हम, मान लीजिए वैकेंसी कुछ ऐसे निकल आई, जैसे 272 ऐसी वैकेंसियाँ निकली। अब इनमें कौन से विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, तो उसमें क्या आएगा, जैसे इसमें 15 गुना पास किया जाएगा इसका, तो 15 गुना का मतलब यदि अब इसमें वही विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे जैसे जिसकी कोई 70% हो। तो गवर्नमेंट अलग अलग नियम लगाएगी वैकेंसियों के हिसाब से, जितनी सारी वैकेंसी होगी उसमें वो विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। यदि अभी जैसे कम वैकेंसी है तो उसमें वो अधिक परसेंटेज वालों को लेगी, जैसे 70% केवल वही भर पाएंगे, तो 70 से नीचे वाले वो फिर इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए आपको करना क्या होगा, इसमें आपको सबसे अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि जितना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। यदि आपका स्कोर जैसे 50-60 रह गया तो कोई वैकेंसी ऐसी होगी जिसमें यदि सरकार ने नियम लागू किया होगा कि 50% वाले फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। इसलिए हमें इसमें सबसे अच्छा स्कोर करना होगा। यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जैसे आपने यदि इस साल एग्ज़ाम दी मान लीजिए इसकी, और आपके नंबर कम आए जैसे 40% या 30% ही आए, तो आपको पता है इसे हम कितनी भी बार दे सकते हैं। तो अगली साल ये जो एग्ज़ाम लगेगी इसे हम फिर से दे सकते हैं, तो उसमें हम अच्छे करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए आपने अगली साल एग्ज़ाम दी और उसमें आपने 60% लिया है, उससे अगली साल आपने एग्ज़ाम दी उसमें आप 50% लाए। आप तो सोच रहे थे कि मैं तो और तो बढ़िया करता जाऊँगा, लेकिन होता क्या रहा आपके साथ, आपने जो शुरू में एग्ज़ाम दी उसमें तो आपके 60% आए, फिर आपके 30%, फिर आपके 40 से 50 ऐसे परसेंट आए। तो आप सोचोगे यार मैंने पहले एग्ज़ाम दी वही ठीक थी। तो इसमें से कौन से काउंट किए जाएंगे नंबर, 40, 50, 60? तो गवर्नमेंट ने साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यदि आपने इसमें एक से अधिक बार एग्ज़ाम दी, जैसे 5 बार 10 बार कितनी बार भी एग्ज़ाम दी, तो केवल वही मार्क आपके काउंट किए जाएंगे जो आपके सबसे अधिक बार आए। जैसे यदि आपके किसी एक एग्ज़ाम में आपने जब इसकी दी थी तो उसमें 60% आए थे, उसके बाद आपके 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो 50-40 को छोड़ करके आपके 60% ही अधिकतम काउंट किए जाएंगे। इसलिए आप जिस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, केवल वही एग्ज़ाम होगी। इसलिए आपको इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोर करना होगा जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर सको। अब आगे हम समझते हैं कि इनकी आवेदन तिथि, परीक्षा शुल्क ये सब क्या होंगे। देखिए इसकी ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 23 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक है, अर्थात आपके पास सिर्फ 8 या 10 दिन का टाइम है। आपको इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरना होगा, क्योंकि फिर दिवाली या गोवर्धन ये सारे आने वाले हैं। इसमें हो सकता है आपको ध्यान उलझा रहे और आपकी ये जो एग्ज़ाम है ये हाथ से निकल जाए। क्यों, अगर ये निकल गई तो आपको पता है 2023 में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है ग्रेजुएशन लेवल की राजस्थान के अंदर, उसमें से आप किसी में भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भरें। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा का आयोजन भी आप देख सकते हैं 1 या 2 महीने बाद, अर्थात जनवरी में आपका आयोजन होगा परीक्षा का। 6 जनवरी से 9 जनवरी के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। और एग्ज़ाम जो है ये आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन यदि एग्ज़ाम 1 से अधिक चरणों में हुई तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसकी जो वैलिडिटी एग्ज़ाम की वो सिर्फ 1 साल के लिए है, अर्थात दूसरे साल आपको दोबारा एग्ज़ाम देनी होगी। आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें तो जनरल या क्रीमी लेयर में जो भी आते हैं उनके लिए आवेदन 450 रुपये रखा गया है। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंदर 350 रुपये है, और एसटी, एससी या हैंडीकैप जो भी है उनके लिए 250 रुपये है। फॉर्म भरते समय आपको विशेषकर जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी फ़ोटो जो अपलोड आप कर रहे हो उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। यदि आप खुद से भर रहे होंगे तो या अपने नज़दीकी स्टोर पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपसे कोई करेक्शन हो गया फॉर्म भरते समय तो यहाँ देख सकते हैं आप जो करेक्शन शुल्क है वो 300 रुपये आपके अतिरिक्त लग जाएंगे। इसलिए विशेषकर ध्यान है आपसे कि विशेषकर ध्यान से आप इसको फॉर्म को भरें। अगर कोई भी त्रुटि हुई तो आपको 300 रुपये का खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की है उसको पास करने के बाद आप किस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। उसके अंदर जो वैकेंसी आने वाली है वो देखिए आप, विभाग का नाम है गृह रक्षा विभाग, या इधर आपके विभाग दिए हुए हैं और यहाँ पे है पद का नाम, जैसे प्लाटून कमांडर, जिलेदार या पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक यानी महिला जो अधिकारी है, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास जो आपके अधीक्षक ग्रेड 2 है। तो इन सब में जब आप सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का इसको पास कर लेंगे तो उसके बाद जब इनका जब वैकेंसी निकलेगी
तो इनमें आप तभी फॉर्म भर सकते हो जहाँ आपने CET पास किया होगा, उसी के आधार पर आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। इसकी जो एज है वो है, ये एज दी हुई है कि इसको फॉर्म को भरने के लिए इसमें कितनी कितनी एज आवश्यकता है आपको। जैसे इसमें प्लाटून कमांडर के लिए 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज, तब आप फॉर्म लगा सकते हैं। इनमें 18 से 40 है, किसी में 21 से 40 है। और यहाँ पे संभावित पद है कि गवर्नमेंट कितने पद निकालने वाली है लगभग, जैसे प्लाटून कमांडर के 43, जिलेदार के अभी कंफर्म नहीं हुए, और यहाँ पे पटवारी के हैं 242। कनिष्ठ लेखाकार के देखेंगे आप 1923 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। तहसील राजस्व लेखाकार ये 198, यह भी गवर्नमेंट का आंकड़ा है जो उन्होंने जारी किया था। तो ये सारे पद है, मतलब आप इन सारी वैकेंसियों में इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं इसके जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस क्या होगा। देखिए एग्ज़ाम सिलेबस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रश्नों की जो संख्या होगी इस एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे 150 होने वाली है, और कुल अंक 300 होंगे, अर्थात एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और समय जो है वो आपके 3 घंटे का होगा। अब हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा। तो आप इधर देखते जाइएगा, आप सिलेबस देखोगे, विषय विवरण यदि आप देखते हो तो इसमें दिया हुआ है कि सिलेबस आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्व और भारत का इतिहास होगा, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य, परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, समसामयिकी। तो आप कुल मिलाकर यदि देखें तो इसमें आपके भारत का जो भी इतिहास, ज्योग्राफी सारे आपको उसके अंदर पढ़नी होगी। राजस्थान का भी आपको संपूर्ण इतिहास है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सारी चीज़ें मतलब आपको यहाँ पे पढ़नी है। और आप देखोगे इससे पहले अगर आप RS का सिलेबस देखो तो RS का सिलेबस में भी इतना नहीं आता है जितने आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये RS के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इसमें आपको काउंट कर रखा है। तो आप सोच सकते हो ये एग्ज़ाम किस प्रकार होने वाली है। अब इसके संपूर्ण थोड़े सिलेबस पे को हम खोलकर चेक करेंगे क्या क्या है। तो आप देख सकते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्व और भारत का इतिहास। इसमें आप देखोगे क्या क्या आपको टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें मतलब पूरा आपको भारत का इतिहास पढ़ना है इसके अंदर, और राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य, परंपरा और विरासत। इसमें आप एक एक टॉपिक को अच्छे प्रकार से देखिए क्या क्या टॉपिक आपको दिए हैं। इन सारे टॉपिकों पर मतलब आपको इन पर अध्ययन करना है, तभी आप इनकी एग्ज़ाम को आसानी से दे पाएंगे और अच्छे प्रकार से क्लियर करेंगे। मैं आपको वापस बता देता हूं कि आपको इसमें एक अच्छा स्कोर करना होगा जिससे आप किसी की एग्ज़ाम में फॉर्म भर सको। यदि आपका स्कोर कम हो जाता है तो वो आप बाद में तो बढ़ा सकते हो, लेकिन यदि अब जो वैकेंसी निकलेगी हो सकता है उसमें फॉर्म नहीं भर पाओ मतलब आप, तो इसलिए आप इसमें अच्छा करने की कोशिश करना। इसमें आप देखोगे भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ये सारे टॉपिक जो आपको दिए हुए हैं। इसमें तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी आपको रीजनिंग भी दे रखी है आपको। फिर देखेंगे आप इसमें हिंदी दे रखी है आपको, इंग्लिश, कंप्यूटर, और नीचे नीचे एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है कि समसामयिकी घटनाएं। और यदि टॉपिक तो छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बार देखिए सर इसको, ये क्या है, राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटना एवं मुद्दे। और एक बात बताओ, समसामयिक घटना में बचाई क्या है, वर्ल्ड मैप आपको दे दिया, इसमें इंडियन दे दिया आपको और राजस्थान दे दिया, तो इसका मतलब आपको पूरी करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी। तब आप इन सब से अनुमान लगा सकते हो कि जो CET 2022 है ये कितना आसान होगा या कितना टफ होने वाला है। तो आप इसकी अच्छी प्रकार से तैयारी करें। अब आपको पता है कि ये तो अपने ग्रेजुएशन लेवल की थी, और अब हाल ही में CET 2022 जो 12th लेवल की होने वाली है उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसमें कौन कौन सी वैकेंसी होगी और कौन कौन से पद उसके अंदर है मतलब, और कितनी वैकेंसियाँ हैं, उसके लिए योग्यता क्या होगी, इन सारे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।